Bismillahirrahmanirrahim. So this is the third lecture of Civil Procedure Code (CPC) of BLC Basic Legal Code. आज इस लेक्चर में जो है ना हम इंशाल्लाह जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं सिविल प्रोसीजर कोड के उनको आज कंप्लीट करेंगे और फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर वी शैल स्टार्ट द ऑर्डर्स ऑफ द सिविल प्रोसीजर कोड। हमने जो है वो लास्ट लेक्चर में सेक्शन 26 तक पढ़ा था, जो कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि भाई एक सूट किस तरह इंस्टीट्यूट हो सकता है। So it may be instituted by the presentation of the plaint या कोई और तरीका कि भाई एप्लीकेशन के थ्रू भी किया जा सकता है एक मामले को शुरू, मगर मोस्टली in most cases by the way of presentation of the plaint a suit is instituted. Now the next is section number 32, which is one of the important sections I can say कि ये सेक्शन डील करता है पेनल्टी फॉर डिफॉल्ट। एक डिफेंडेंट को कोर्ट ने अंडर सेक्शन 30 में क्या है कि कोर्ट जो है ना वो समन जारी करेगी डिफेंडेंट को कि तुम कोर्ट में अपियर हो, क्योंकि तुम्हारे खिलाफ एक केस को फाइल किया गया है, केस को इंस्टीट्यूट किया गया है। और अगर वो अपियर नहीं होता तो सेक्शन 32 कहता है कि देन देयर शैल बी द पेनल्टी फॉर द डिफॉल्ट। डिफॉल्ट क्या किया उसने कि वो कोर्ट में अपियर नहीं हुआ, अब उसको होगी पेनल्टी। पेनल्टी क्या हो सकती है? दीज आर द फोर सिचुएशंस व्हिच वी कैन से आर द पेनल्टी प्रोवाइडेड बाय द कोड कौन सा? सीपीसी। पहली पेनल्टी है कि अगर वो अपियर नहीं होता तो कोर्ट जो है ना वो इशू कर सकती है वारंट ऑफ अरेस्ट। ठीक है, सो बाय द वे ऑफ इशूइंग द वारंट ऑफ अरेस्ट अ पर्सन कैन बी अरेस्टेड, सो दिस इज अ पेनल्टी। दूसरी सिचुएशन ये हो सकती है कि प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है और सेल किया जा सकता है प्रॉपर्टी को। ठीक है, कोई मुझे बताएगा कि अटैचमेंट क्या होती है? व्हाट डू यू गाइस अंडरस्टैंड अबाउट टर्म अटैचमेंट ऑफ अ प्रॉपर्टी? क्या होता है? वो चलो कम करेंगे। ठीक है वो कम बोल। हेलो कौन है यार? गिरना यार। मोहम्मद साहब, आपका माइक खुला हुआ है, आवाज आ रही है। जी, तो मैंने पूछा है कि अटैचमेंट का मतलब आपको पता है अटैचमेंट क्या होती है? अगर पता हो तो काइंडली टेल मी, या मैसेज में मुझे बता दें इफ यू डोंट नो। सो आई शैल प्रोसीड ऑन फर्दर टू टेल यू व्हाट इज अटैचमेंट एंड द सेल ऑफ प्रॉपर्टी। अटैचमेंट यानी जब्त की। गवर्नमेंट जब्त कर सकती है उसका, ये जिस जिस चीज है उसकी प्रॉपर्टी वगैरह। राइट राइट। अटैचमेंट का मतलब होता है फॉर फीचर या जब्त करना। एक रिकॉर्ड बनाया जाता है कि एक प्रॉपर्टी, फॉर एग्जांपल कोई प्लॉट है, वो इस बंदे का है, डिफेंडेंट का है, रिकॉर्ड बनाया जाएगा और जो है ना फिर उसको अकॉर्डिंगली अटैच किया जाएगा। ठीक है, अटैच का मतलब जब्त ही है, बिल्कुल सही। उसके बाद सी ये है कि इम्पोज कर सकती है फाइन को, या जो है वो कोर्ट कह सकती है कि तुम सिक्योरिटी फर्निश करो फॉर द अपीयरेंस बिफोर द कोर्ट, या जो है तुम गो टू द प्रिजन, जेल में जाओ। ठीक है, तो सिक्योरिटी भी फर्निश की जा सकती है। दीज आर द फोर सिचुएशंस बाय व्हिच अ पर्सन कैन बी कंपेल्ड टू appear before the court of law. Now the section number 34, additional interest. कोर्ट में ऑर्डर एडिशनल इंटरेस्ट ऑन प्रिंसिपल सम डिक्रीड अगेंस्ट जजमेंट डेटर। मैंने आपको बताया था कि जजमेंट डेटर कौन होता है? जिसके खिलाफ डिक्री पास हो और जिसके फेवर में पास हो, दैट इज कॉल्ड जजमेंट, सॉरी, डिक्री होल्डर। तो सपोज करें कोई अमाउंट था, 1 लाख रुपए का केस था, और जो है ना वो केस पर्सन ए के फेवर में डिक्री हो गया, यानी पर्सन ए इज नाउ द डिक्री होल्डर, और दूसरा बंदा जो पर्सन बी है दैट इज जजमेंट डेटर। तो कोर्ट ने कहा कि अब जजमेंट डेटर यानी जो बी है वो 1 लाख रुपए पे करेगा पर्सन ए को। कोर्ट जो है ना इस डिग्री में इस 1 लाख रुपए के साथ एक इंटरेस्ट भी लगा सकती है। ठीक है, तो इंटरेस्ट जो भी वो समझे, 6% मेनली होता है पर एनम, यानी साल का। तो वो इंटरेस्ट भी चाहे तो, यानी पावर है कोर्ट का कि वो इंटरेस्ट भी इम्पोज कर सकती है ऑन दैट वन। और यहाँ पर उसके लिए एप्लीकेशन नहीं देगा पार्टी, जो भी कोई पार्टी वो एप्लीकेशन नहीं देगी कि आप जो ऑनर जो है ना आप एडिशनल इंटरेस्ट लगाए। वो एप्लीकेशन, वो जो इंटरेस्ट है, इट इज सो मोटो पावर ऑफ द कोर्ट। तो वो चाहे, इफ इट्स द डिस्क्रिशन, देन इट मे इम्पोज द एडिशनल इंटरेस्ट ऑन द प्रिंसिपल सम। प्रिंसिपल सम कौन सा? 1 लाख रुपए। नाउ next is section number 35, which is about cost. Cost upon any
सूट इज द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट, कि भाई अगर किसी के खिलाफ कोई केस हो गया और उसने झूठा केस मुकदमा फाइल किया था तो उसके खिलाफ पोस्ट हो सकती है, या उसने कोई झूठा विटनेस प्रोड्यूस किया तो उसके खिलाफ भी पोस्ट जो है ना वो हो सकती है। सो इट्स अगेन द डिस्क्रिशन ऑफ द कोर्ट टू इम्पोज द कोस्ट अपॉन द पर्सन हु इज ऑन डिफॉल्ट। Question that the court has no jurisdiction to try the case is no any bar upon the power. Court may impose interest upon such cost also which shall not exceed 6%। यानी ये जो cost, फॉर एग्जाम्पल एग्जाम्पल देता हूँ चलो। पर्सन बी ने क्या किया कि झूठा गवाह लाया कोर्ट में, विटनेस को लाया, झूठा था वह, कोर्ट को पता चल गया कि इस नाउ व्हाट वी कैन से अ फेक विटनेस। तो कोर्ट जो क्या करती है कि विट उसके यानी जो डिफेंडेंट है, पर्सन बी है, उसके खिलाफ कोस्ट इम्पोज कर देती है कि तुम कोस्ट पे करो। अब कोर्ट के पास यहाँ पर कोस्ट का तो पावर वैसे ही है, लेकिन उसके साथ ये भी है कि एडिशनल इंटरेस्ट भी लगा सकती है उसे उस कोस्ट पर, जो कि यहाँ पर मैं लिखा हुआ है 6% पर एनम, ये एज पर कोड है, एज पर सेक्शन है, ठीक है। तो कोस्ट भी लगा सकती है और एडिशनल जो इंटरेस्ट है वो भी लगा सकती है। नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 37। व्हेन अ केस इज डिसाइडेड, ये यहाँ पर 36 पेंडिंग है, इसको हम जो है ना कभी डिस्कस करेंगे, अभी नहीं, क्योंकि इस सेक्शन में कुछ मुझे है ना वो टेक्निकल टर्म्स हैं जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे भी वो चीज़ क्लियर नहीं थी, तो इसको मैं क्लियर करूँ बाय द कमेंट्री, उसके बाद इंशाल्लाह आई शैल टीच यू दिस। सो नाउ द नेक्स्ट इज सेक्शन नंबर 37। व्हेन अ केस इज डिसाइडेड बाय द appellate court, that decision is also concerned a decree। यानी जो ट्रायल कोर्ट होती है ना उसका फैसला तो वैसे ही डिक्री है, लेकिन सपोज करें उस ट्रायल कोर्ट के किसी फैसले के खिलाफ अपील हो गई, और अपील में अगर कोई अपीलेट कोर्ट वो फैसला देती है जिस वो भी डिक्री ही है, उसकी वैल्यू भी डिक्री ही है, ठीक है, अंडर सेक्शन 37 क्लॉज 2 ऑफ सीपीसी। अब है कि भाई एक क्वेश्चन है कि विच कोर्ट में एग्जीक्यूट डिक्री, डिक्री को कौन सी कोर्ट एग्जीक्यूट कर सकती है, तो जिस कोर्ट ने पास किया होगा वही एग्जीक्यूट कर सकती है, या अगर जिस कोर्ट ने पास किया है वो उस डिक्री को फॉर द एग्जीक्यूशन किसी दूसरी कोर्ट को ट्रांसफर कर देती है, तो वो ट्रांसफर्ड कोर्ट, जिसको हम ट्रांसफरी कहते हैं, तो ट्रांसफरी के पास भी पावर है टू एग्जीक्यूट द सेम डिक्री। इस एग्जीक्यूशन को हम आगे सेक्शंस में भी इंशाल्लाह देखेंगे। नाउ द नेक्स्ट इज ट्रांसफर ऑफ डिग्री। ठीक है, तो अब जो है ना वो डिग्री को क्या किया गया है, ट्रांसफर किया गया है फॉर द एग्जीक्यूशन टू एन अदर कोर्ट, जो कि मैंने कहा कि हम देखेंगे। सो दिस इज द सेक्शन, सेक्शन नंबर 39। द डिग्री पास मे बी सेंट टू अनदर कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन। ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए किसी दूसरी कोर्ट को भी भेजी जा सकती है ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द डिग्री होल्डर। किसकी एप्लीकेशन पर, डिग्री होल्डर। तो अगर डिग्री होल्डर एप्लीकेशन देगा तो उसके एप्लीकेशन पर जो है ना वो डिग्री फॉर द एग्जीक्यूशन किसी दूसरी कोर्ट में भी भेजी जा सकती है। लेकिन कौन सी वो सिचुएशंस हैं जिसमें जो है ना वो दूसरी कोर्ट को भेजी भेजी जा रही है डिग्री फॉर द एग्जीक्यूशन, तो सबसे पहली सिचुएशन ये है कि अगर जजमेंट डेटर उस इलाके में रहता ही नहीं है जहां पर कोर्ट ने केस को डिसाइड किया और डिग्री पास कर दी, जजमेंट डेटर किसी दूसरे शहर में रहता है, या जजमेंट डेटर रहता तो यहाँ पर है लेकिन उसकी उसका बिजनेस किसी शहर दूसरे में और अक्सर करके वो वहीं होता है, तो वहां की कोर्ट को जो है ना वो ट्रांसफर की जाएगी डिग्री फॉर द एग्जीक्यूशन। या जो प्रॉपर्टी जो कि सब्जेक्ट मैटर है वो प्रॉपर्टी ही आउट ऑफ द जुरिस्डिक्शन है, कहीं दूसरे इलाके में है, तो वहां पर भी जो है वो वहाँ यानी प्रॉपर्टी का मोस्ट हिस्सा, ज्यादा हिस्सा जो है ना वो दूसरे इलाके में, तो वहां पर भी जो है वो उस डिक्री को भेजा जा सकता है वहां की कोर्ट को फॉर द एग्जीक्यूशन। या अगर कोई दूसरा कॉज है, कोर्ट समझती है कि डिक्री जो है ना वो ट्रांसफर की, यानी कोर्ट की पावर है अब तीसरे सिचुएशन में कि कोर्ट अगर चाहती है कि इस डिक्री को भेजा जाए टू एनी अदर कोर्ट फॉर द एग्जीक्यूशन, तो वहां पर भी उन केसेस में भी भेज सकती है कोर्ट, लेकिन उसके लिए कोर्ट जो है शेल रिकॉर्ड इट्स रीजंस। इसी तरह अगर कोर्ट, फॉर एग्जांपल डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस चल रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिक्री पास कर दी, फैसला सुना दिया। अब डिस्ट्रिक्ट कोर्ट चाहे तो सबऑर्डिनेट कोर्ट जो उसके है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के कोई बताएगा कि मुझे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन कौन सी हैं, बताएं।
विच कोर्ट्स आर, मैंने आपको सिविल बताया भी सिविल था। कोर्ट। जी। सिविल कोर्ट। सिविल कोर्ट। एनी अदर वन? कोई और बताएगा? सही है, सिविल कोर्ट सही है। एनीवन एल्स? के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स कौन सी हैं? चलिए ठीक है। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट जो कोर्ट्स है वो सिविल कोर्ट है, और सीनियर सिविल कोर्ट भी है। सीनियर सिविल कोर्ट भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सबऑर्डिनेट है। तो जब एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया है, डिग्री सुनाई है, तो वो उसको फॉर एग्जीक्यूशन भेज सकती है टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट। जो कि यहाँ पर सबऑर्डिनेट कोर्ट कौन सी हो सकती है? सीनियर सिविल जज जो होता है वो भी, और सिविल जज भी हो सकता है। ठीक है, और ये सो मोटो भी कर सकती है। ठीक है, यानी ऑन इट्स ओन मोशन अगर वो चाहे तो खुद ही भेज दे फॉर द एग्जीक्यूशन टू द सबऑर्डिनेट कोर्ट ऑफ द डिग्री कंसर्न। सेक्शन 52 जो है ना वो बात करता है एनफोर्समेंट ऑफ डिग्री अगेंस्ट लीगल रिप्रेजेंटेटिव। तो कोई मुझे बताएगा कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव का मतलब क्या होता है? व्हाट इज लीगल रिप्रेजेंटेटिव? उसके कानूनी जो वर्षा होंगे या उसके नुमाइंदे होंगे, यानी उसके खानदान के, जो ऐसे उसके बच्चे हो गए, भाई हो गए, इस तरह। सही, एग्जैक्टली। ठीक है, तो जिसके कानूनी वर्षा है, सही है, तो वो जो है ना वो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हो जाते हैं। उसके बच्चे हो गए, उसकी जो है ना बीवी जो है ना वाइफ, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव। उसका बाप हो गया, माँ हो गई, उसका भाई हो गए, तो दे ऑल आर द लीगल। लिस्ट बनाई, एक लिस्ट जो है ना वो प्रोवाइड की जाती है। जब भी, आज भी हमने देखा कि जब एक सिविल केस फाइल किया जाता है तो उसमें एक लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट दी जाती है। इसी तरह लीगल जो डॉक्यूमेंट्स कंसर्न्ड होते हैं, उन डॉक्यूमेंट्स की भी लिस्ट दी जाती है। ठीक है, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स की लिस्ट होती है कि जब अगर ये बंदा मर जाए तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ भी वो सूट जो है ना वो चलेगा। क्रिमिनल केसेस में ऐसा नहीं होता है। एक ने अगर कत्ल कमिट किया है और वो बंदा खुद मर गया, तो अब ऐसा ऐसा नहीं होगा कि उसके बच्चों को कत्ल की सजा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा। लेकिन सिविल में जो है ना वो केस चलता है, और लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के खिलाफ भी प्रोसीडिंग्स चलेंगी। लेकिन ये जो सेक्शन 52 है ना, इट इज ओनली लिमिटेड टू पेमेंट ऑफ मनी आउट ऑफ द प्रॉपर्टी। डिसीज्ड पर्सन यानी एक बंदा जो मर गया, जिसने केस फाइल किया था या जिसके खिलाफ केस फाइल हुआ था, वो बंदा मर गया। अब जो है ना कोर्ट ने उसके खिलाफ फैसला सुनाया। फैसला क्या है कि वो जो है ना पेवमेंट करेगा मनी की आउट ऑफ प्रॉपर्टी। बेचे, प्रॉपर्टी को बेचे या कुछ भी करे, बस पेवमेंट करनी है अब वो तो बंदा मर गया, तो लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स को ऑर्डर हो सकता है कि पे करें मनी को। और जो है ना इट मे बी एग्जीक्यूटेड बाय द वे ऑफ अटैचमेंट एंड सेल। तो दिस इज सेक्शन नंबर 52। सर अगर एक क्वेश्चन था। जी भाई, पूछे। थोड़ा है ना आवाज थोड़ा हो सके तो ज्यादा करिएगा। जी जी, अब आवाज आ रही है सही? जी सर, नाउ नाउ इट्स गुड। जी, मैं ये कह रहा था, अगर फॉर एग्जांपल उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास कह देते हैं, जज डिग्री करता है कि इतनी अमाउंट पे करें, उनके पास कुछ हो ही ना, बिल्कुल ही कुछ भी ना हो, तो फिर उनको भी अरेस्ट एंड डिटेन कर होना पड़ेगा या नहीं? नहीं सर, अरेस्ट एज पर माई नॉलेज अरेस्ट और डिटेन तो वो नहीं होंगे। बाकी जो है ना वो उनको किसी भी तरीके से कोई कुछ करना होगा, यानी अमाउंट तो उसको पे करना होगा। उसके लिए जो है ना नहीं, वो अगर वारंट ऑफ अरेस्ट तो नहीं होंगे उनके खिलाफ, वो रेस्क्यू होंगे। लेकिन जो है ना वो वो अपने कर ही नहीं सकते। अपने अगर वो चचा हैं या कोई भाई हैं उनसे पैसे लें और किसी भी तरह कोर्ट को जो है ना वो सेटिस्फाई करें। इस तरह होगा, बाकी अरेस्ट नहीं होंगे वो। यानी अगर वो नहीं दे सकते तो फिर खत्म। यार ये मुझे जो है ना कंफर्म करना पड़ेगा। ठीक है, इस जी क्वेश्चन जी। आपका अच्छा है, जो है ना इस पर मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है, लेकिन ये कंफर्म है कि वो अरेस्ट नहीं होंगे। अच्छा सर, अगर वो ओरिजिनल बंदा होता, यानी जो खुद, वो फिर अरेस्ट हो सकता है ऐसे? हाँ सर, वो अरेस्ट हो सकता है। अभी 55 जो है ना वो आ रहा है। जी जी। अच्छा, ठीक। ये एक क्वेश्चन ये था, अगर वो अरेस्ट हो जाता है, अरेस्ट होने के बाद दोबारा वापस आएगा तो उसके जो होंगे अमाउंट वगैरह वो खत्म हो जाएंगे? हाँ, खत्म हो जाएंगे वो। उसके लिए इम्प्रिजनमेंट का टाइम पीरियड होगा, वो इम्प्रिजनमेंट जैसे होगी ना तो वो फिर अमाउंट खत्म हो जाएगा। ठीक हो गया। लेकिन ये देखे ना, ये कि भाई सजा सजा जो है ना वो ज्यादा है, मुश्किल होती है एज कम्पेयर टू पेइंग द कंपनसेशन। उससे ज्यादा मुश्किल होती है सजा। तो एक बंदा नहीं चाहेगा कि मुझे जो है ना 1 महीने के लिए या 6 महीनों के लिए जेल में डाला जाए। अगर उसके पास वसअत होगी तो वो पैसे पे कर देगा और अपनी जान छुड़ा लेगा। अगर वसअत नहीं है तो फिर वो सजा में जाएगा। अक्सर करके अगर पैसे देने की पावर है तो वो कोशिश ये करेगा कि अमाउंट पे किया जाए। इससे अमाउंट पे किया जाए इंस्टेड ऑफ गोइंग टू द imprisonment।
बाकी अनस भाई जो है ना, आपने जो जो क्वेश्चन पूछा है ना, वो मुझे नोट करवा देना व्हाट्सएप में। आई शुड ट्राई माई लेवल बेस्ट टू फाइंड द आंसर ऑफ दिस। ओके जी, शुक्रिया। So now the next one is section 55, arrest and detention। ठीक है। अगर एग्जीक्यूशन करनी है डिक्री की, और जजमेंट डेटर जो है ना वो एग्जीक्यूट नहीं करता है, जिस तरह अनस का साहब का सवाल भी था, अगर वो एग्जीक्यूट नहीं करता है तो जजमेंट डेटर को अरेस्ट भी हो सकती है। यानी ये एक क्रिमिनल नेचर का प्रोविजन है। तो ये सवाल टेस्ट में पूछा जा सकता है कि कौन सा सेक्शन है सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर विच इज ऑफ नेचर ऑफ क्रिमिनल लॉ। ठीक है, तो वो सेक्शन 55 है कि जब एक बंदे के खिलाफ जजमेंट डेटर के खिलाफ एक डिग्री पास हुई है, और अगर वो उसको जो है ना वो अमल दरामद उस पर नहीं करता, इफ ही डजंट एग्जीक्यूट द सेम, देन द ऑप्शन इज के जजमेंट डेटर में बी अरेस्टेड। अरेस्ट जो होगा उसकी उसकी मियाद क्या होगी और नेचर क्या होगी। तो नेचर होगी सिंपल इम्प्रिजनमेंट। ठीक है। और मियाद ये होगी कि इट शैल एक्सटेंड टू 1 मंथ। ठीक है। यदि 1 मंथ होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, उससे 1 मंथ से ज्यादा नहीं। यानी सर अगर किसी के ऊपर वो हो 1 करोड़ का, तो उसके पास बके कुछ हो नहीं, उसने यानी जालसाजी से अपने किसी उसके नाम किया हो, यानी फ्रंटमैन समझ लें, तो कल को वो कहे मैं तो पे कर ही नहीं सकता, तो वो इन द एंड 1 महीना अगर जेल से हो आए यानी सजा, उसके बाद उसका यानी खत्म पैसे देना। सर देखें, अब यहाँ पर सेक्शन 55 तो यहाँ पर कानून क्लियर है कि वहां पर जो है ना 1 मंथ का ही मामला होगा। लेकिन आपके पास यानी जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास ऑप्शन ये भी है कि वो क्रिमिनल केस भी फाइल कर सकते हैं। 489F हो गया, इस तरह चेक बाउंस हो जाते हैं, तो वो भी केस फाइल किया जा सकता है। या क्रिमिनल नेचर का कोई और केस भी जो ना वो फाइनेंशियल मैटर्स के लिए फाइल किया जा सकता है, और उसको सजा ज्यादा भी दिलाई जा सकती है थ्रू दैट लॉ। ठीक है। तो और जो है ना ये दोनों केसेस साथ चलेंगे, सिविल भी चल सकता है और क्रिमिनल, दोनों साइमल्टेनियसली केस जो है ना वो चलेंगे। और जो है ना फिर जिसमें जो फैसले आए। नाउ द नेक्स्ट इज कमीशन। सेक्शन 75 से 78 जो है ना, दीज सेक्शंस टू डील विद कमीशन। कमीशन का पर्पस, ठीक है, क्या है, वो 4 पर्पजेज हैं जो जो यहाँ पर लिखे हुए हैं। कोर्ट के पास ये पावर है कि वो एक कमीशन को इशू कर सकती है, यानी एक कमीशन बना सकती है। ठीक है। जिस कमीशन के काम क्या होंगे, ये काम होंगे कौन सा, कि वो टू एग्जामिन एनी पर्सन यहाँ पर जो है ना, यहाँ पर एनी पर्सन का मतलब है जो कि इट इज अ पार्टी इन द सूट। ठीक है, वो सूट में हिस्सा होगा, सूट में वो पार्टी होगा, उसको जो है एग्जामिन करने के लिए एक कमीशन जो है वो बनाई जा सके। एग्जामिनेशन में क्या होगा, सवाल जवाब उससे पूछे जाएंगे, और एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, एंड देन दैट रिकॉर्ड शैल बी सेंट बैक टू द कोर्ट। इसी तरह दूसरा है कि टू कंडक्ट द लोकल इन्वेस्टिगेशन, एक इलाके में जाएं और इन्वेस्टिगेशन जो है ना वो कंडक्ट करें। फॉर एग्जाम्पल, मुख्तियार कार को भेज दिया कि आप जाएं इन्वेस्टिगेशन करें लोकल एरिया में, और सर्वे करें और दिखाएं और चेक करें कि वेदर कि जो प्लॉट है वो पर्सन ए का है या नहीं है। तो ये एक किस्म की लोकल इन्वेस्टिगेशन है, वहाँ के लोगों से भी पूछेगा वो। और अगेन जो है ना एक रिकॉर्ड बनाया जाएगा, और रिकॉर्ड शैल बी सबमिटेड बिफोर द कोर्ट ऑफ लॉ। इसी तरह टू एग्जामिन एंड एडजस्ट अकाउंट्स, ये मेनली बैंक्स जो होती हैं उनके खिलाफ ये मामला होते हैं। एडजस्ट किए जाते हैं अकाउंट वगैरह, और जो है ना वो फाइंड आउट करना कि किसी बंदे की कितनी इनकम है। ठीक है। और इसकी बंदे की ये इनकम है, और अल्दो इतना ये कमाता है, फिर भी जो है ना वो जो फैसला आया है उस फैसले पर जो है ना वो अमाउंट जो उसको पे करना है, जिस पे वो जजमेंट डेटर है वो पे नहीं कर रहा है, तो जाएं और चेकआउट करें कि क्या इसके ये अमाउंट है या नहीं। तो इसके लिए जो है ना अकाउंटेंट्स, कॉमर्स के जो मेंबर्स होते हैं या जो बिजनेस के मेंबर्स होते हैं, वो ही कमीशन में अपॉइंट होते हैं, और वो जाते हैं फॉर द एग्जामिनेशन एंड एडजस्टिंग द अकाउंट्स। इसी तरह टू मेक द पार्टीशन, प्रॉपर्टी, एक दो भाई हैं उनका एक प्लॉट है, फिर यहाँ पर अब दो टुकड़े करने, सो फॉर मेकिंग द पार्टीशन अगेन द कमीशन इज अपॉइंटेड बाय द कोर्ट। सर ये एक क्वेश्चन था कि इसमें लोकल कमीशन और रेफरी में क्या फर्क है? कुछ केसेस में रेफरी अपॉइंट करते हैं, कुछ में लोकल कमीशन, इनमें डिफरेंस है, सेम है? क्या क्या पूछ, एक लोकल कमीशन और रेफरी रेफरी अपॉइंट करते हैं। रेफरी अपॉइंट करते हैं? अच्छा, रेफरी रेफरी वो अलग चीज है। रेफरी अपॉइंट करते हैं एडीआर में।
अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन में। ठीक है, उसको हम आगे देखते हैं, वो आएगा सेक्शन 89A, उसको भी हम इसी लेक्चर में चेक करेंगे। तो वहां पर जो है ना यही क्वेश्चन आप मुझसे फिर से पूछिएगा, सही है, रेफरी का रिलेटेड फिर मैं। सही सर। इधर हमारे पंजाब में जो पार्टीशन करते हैं ना लैंड की, जी जी सिविल कोर्ट में, जी तो जी। उसमें अगर कोई तहसीलदार जैसे आपके यहाँ मुख्तियार कार है, उसके लिए तो वो कहते हैं रेफरी अपॉइंट होता है। अगर लोकल कमीशन बनता है तो वो उसी बार के कुछ वकला होते हैं एक या दो, तो उसको लोकल कमीशन बना के भेजते हैं किसी मामले के लिए अनंत भाई मेरे ख्याल से। वही चीज मैं आपको बोल रहा हूँ ना, जब 89A सेक्शन आएगा, मैं कोशिश करूंगा कि इसको भी हम इसी लेक्चर में देखें। तो 89A सेक्शन में आप यही क्वेश्चन मुझसे फिर से पूछिएगा, सही है। ठीक हो गया सर। हाँ, वो चीज आपको वहां पर अच्छे से तरीके से क्लियर हो जाएगी, क्योंकि वो सेक्शन रिलेटेड इन चीजों से। अब आते हैं सेक्शन जी 76 पर के, कमीशन जो है वो दूसरी कोर्ट को भी इशू की जा सकती है। मैटर एक कोर्ट में चल रहा है, और सपोज करें प्रॉपर्टी कहीं दूसरे इलाके में है, आधा मतलब ज्यादा प्रॉपर्टी दूसरे इलाके में है, तो कोर्ट जो है ना इशू करेगी कमीशन उस इलाके की कोर्ट को। और जो है ना वो कमीशन वहां पर जाएगी, यहाँ से ये कमीशन बनाकर वहां पर भेजिए, ये भी कर सकते हैं। या उस कोर्ट को कहेंगे वहां पर वो कोर्ट जो है ना वहीं पर कमीशन बनाए और एग्जामिन करे जो भी मामला थे, और फिर एक रिकॉर्ड बनाए, और उस रिकॉर्ड को जो है ना वो वापस यहाँ पर भेजे। तो ये होती है कि दूसरी कोर्ट को भी कमीशन भेजी जा सकती है। कमीशन में बी शूट टू अनदर कोर्ट सिचुएटेड इन अनदर प्रोविंस इवन फॉर एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन in whose jurisdiction person resides shall return commission to the court concerns together with the evidences। ठीक है, सबूतों के साथ। सेक्शन नंबर 77 कहता है कि इन ल्यू ऑफ कमीशन, यानी कमीशन को छोड़ के, कमीशन के बजाय एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट बनाया जा सकता है। ठीक है, कि एग्जामिन किया जाए विटनेस को, वो विटनेस जो कि अभी पाकिस्तान में मौजूद नहीं है। ठीक है, नॉट रिजाइडिंग इन पाकिस्तान, वो बंदा बाहर है, तो उसको एग्जामिन करने के लिए एक लेटर ऑफ रिक्वेस्ट जो है ना कोर्ट बना सकती है इंस्टेड ऑफ इशूइंग कमीशन। और वो लेटर ऑफ रिक्वेस्ट इट शैल बी सबमिटेड टू द फेडरल गवर्नमेंट। फिर फेडरल गवर्नमेंट जो है ना उसको वहां से भेजेगी टू द गवर्नमेंट कंसर्न ऑफ दैट कंट्री। ठीक है, और फिर जो है ना वो अकॉर्डिंगली एक उस बंदे को, विटनेस को एग्जामिन करेंगे। और एग्जामिनेशन के बाद तमाम जो अक्स चीजें होंगी, एग्जामिनेशन जिसे हम कहते हैं, उस एग्जामिनेशन का रिकॉर्ड जो है शैल बी सेंड बैक टू दी कोर्ट। इसी तरह फॉरेन कोर्ट्स भी चाहें तो कमीशंस को इशू कर सकती हैं, जब यहाँ पर जहाँ से नोटिस गया है तो वहां पर फॉरेन कोर्ट्स भी, उनके पास भी पावर है कि वो कमीशंस को इशू कर सकती हैं। नाउ द नेक्स्ट सेक्शन इज एडीआर, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन। इसका पूरा ऑर्डर भी ये आगे आएगा जो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। 89A सेक्शन जो है ना वो सब्सटेंशियल पॉइंट्स बताता है एडीआर से रिलेटेड। इस पर जो है ना मैंने एक पूरी जो है वो एक सेशन हुआ था, उस सेशन में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन पर। एडीआर का मतलब होता है कि कोर्ट में हम केस फाइल करते हैं, कोर्ट के पास एक तो केस है नहीं, हजारों केस हैं। तो कोर्ट के पास ये एक ऑप्शन है कि वो एडीआर अपॉइंट करे, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के मेथड को जो है ना अडॉप्ट करे। और पार्टीज को कहें कि मैंने आपके लिए, कोर्ट कहेगी कि मैंने आपके लिए एक थर्ड पर्सन अपॉइंट किया है, जिसे हम कहते हैं रेफरी। उसको अपॉइंट किया है, वो एक भी हो सकता है रेफरी, दो भी हो सकते हैं, पर मेनली एक ही होता है। रेफरी अपॉइंट किया जाता है। फिर जो है ना वो उन पार्टीज को कहा जाता है कि आप उस वहां पर उस रेफरी के पास जाओ। कोर्ट चाहे तो एक प्लेस भी जो है ना वो मेंशन कर सकती है कि इस प्लेस पर सब मिलेंगे, सब कौन मिलेंगे, पार्टीज मिलेंगी, और रेफरी वहां पर आएगा। और फिर रेफरी जो है ना इस मैटर को डिसाइड करेगा। ठीक है, फिर रेफरी जब डिसाइड करेगा तो रेफरी अपना एक फैसला देगा। उस फैसले को कहा जाता है अवॉर्ड। ठीक है, अवॉर्ड जो है ना वो इट शैल बी सेंड बैक टू द कोर्ट, कोर्ट में आएगा। और हेलो, आपका आवाज आ रही है? जी जी सर, आ जी रही है जी आवाज। सर, आ सर। रही है। ठीक है ठीक है, क्योंकि मुझे अभी शो हुआ कि माय इंटरनेट इज अनस्टेबल। लेकिन चलिए ठीक है। तो रेफरी जो है ना वो अपॉइंट हुआ। रेफरी अवार्ड देगा, यानी फैसला देगा, जिसको अवार्ड कहा जाता है। इसके लिए पूरा एक एक्ट भी है, अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन का, 1940 का एक्ट है। वो भी पढ़ना अगर फ्री हो तो, और बड़ा है, इंपॉर्टेंट एक्ट है वो भी। तो उसके तहत उसको भी फॉलो किया जाता है। वो सब्सटेंशियल लॉ है, सीपीसी प्रोसीजरल लॉ है। ठीक है, तो रेफरी अपॉइंट हुआ, उसने अवार्ड दिया, अवार्ड कोर्ट में आएगा। उस अवार्ड की इंपॉर्टेंस इसी तरह है जिस तरह एक जज ने फैसला दिया हो। ठीक है, तो फिर उस अवार्ड पर कोर्ट एक जजमेंट देगी, और फिर डिक्री देगी, और फिर उस डिक्री से, जजमेंट से कोई फिर मुकर नहीं सकता। यानी हर पार्टी जो है ना वो बाउंड होती है कि वो जो वो करे। लेकिन
जो इम्पोर्टेंट चीज है, कोर्ट उन पार्टी से पूछेगी कि क्या आपकी कंसेंट है कि हम एडीआर के थ्रू आपके मसले को हल कराएं। ठीक है, तो अगर वो कंसेंट देते हैं तो फिर ही जो है ना वो एडीआर अपॉइंट होते हैं। एडीआर का मेथड मेथड जो है वो यूज किया जा सकता है या अडॉप्ट किया जा सकता है। इसका पर्पस क्या होता है? फॉर एक्सपीडिशियस डिस्पोजल ऑफ द केस, यानी केस को जल्द से जल्द खत्म किया जाए। सिविल मैटर्स बड़े लेंथी चलते हैं, 5 साल 6 साल, इतना लेंथी लेंथी होने की वजह से एडीआर के मेथड को अडॉप्ट किया जाता है और एक्सपीडिशियस डिस्पोजल किया जा सकता है। इसी तरह एडीआर के जो है ना वो बड़े कुछ इकसाम भी हैं। जिस तरह एक निगोसिएशन जिसे कहा जाता है, एक एक टाइप है निगोसिएशन, दूसरा है आर्बिट्रेशन जो कि एडीआर खुद आर्बिट्रेशन है। ठीक है, तीसरा है मीडिएशन, चौथा है कॉन्सिलिएशन। सो दीज आर दी टाइप्स ऑफ एडीआर। ठीक है। सर में डिफरेंस क्या है इनमें? ठीक है सर, बताता हूँ। निगोसिएशन जो होता है वो एक फॉर्मल किस्म का नहीं होता है। ठीक है, फॉर्मल किस्म का नहीं होता है ये। इसमें जो है ना वो उसकी जो डिग्री आती है, फैसला आता है, वो उस पर कोर्ट पार्टीज जो है ना वो बाउंड भी नहीं होती हैं। वो बस दो पार्टीज आपस में एक दूसरे के साथ बैठी, जिसको हम कॉम्प्रोमाइज कहते हैं, आपस में बैठी, अगर कॉम्प्रोमाइज कर लेती है तो बेहतर है, नहीं करती तो बस, यानी निगोसिएशन जो है ना उसकी कोई वर्थ नहीं रही, यानी निगोसिएशन जो है ना वो अनसक्सेसफुल रही। दूसरा जो आर्बिट्रेशन है ना, इसकी बड़ी, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ये इसका जो है ना वो बड़ा रोल है। जिस तरह मैंने आपको बताया कि एक रेफरी अपॉइंट हुआ, और रेफरी के बाद वो फैसला सुना रहा है, अवार्ड बनाया गया और कोर्ट में जो है वो जमा कराया गया। ये हुआ आर्बिट्रेशन। आर्बिट्रेशन की जो है ना वो इम्पोर्टेंस ज्यादा है। उसके बाद है मीडिएशन। मीडिएशन में ऐसा होता है कि जो रेफरी होता है वो दोनों पार्टीज को सुनता है और दोनों पार्टीज को एग्री करने की कोशिश करता है। ठीक है, दोनों पार्टीज को एग्री करने की कोशिश करता है, यानी यहाँ पर जो रेफरी है वो अपना फैसला नहीं दे रहा है, वो दूसरी जो पार्टीज है उनको सजेशंस दे रहा है कि तुम जो है वो ये मामलात करो। और वो पार्टीज अगर उस पर एग्री हो जाती हैं, दोनों पार्टीज कंसेंट देती हैं, तो फिर ही रेफरी अपना अवार्ड देगा। अब यहाँ पर जो मीडिएशन में रेफरी अवार्ड दे रहा है, वो अवार्ड रेफरी का नहीं है, वो उन दोनों पार्टीज की म्यूचुअल कंसेंट है। और जब म्यूचुअल कंसेंट दी गई, अवार्ड आ गया, तो फिर उसकी जो इम्पोर्टेंस हो जाएगी। फिर जो है ना उसको एनफोर्स भी किया जा सकता है, फिर उसकी बड़ी एक इम्पोर्टेंस है, बस सिंपल कहने का मतलब। तो ये हुआ मीडिएशन। लास्ट है कॉन्सिलिएशन। कॉन्सिलिएशन में ऐसा होता है कि यहाँ पर भी मीडिएशन की तरह जो रेफरी होता है वो अपना फैसला नहीं थोपता उन लोगों पर। ठीक है, और वहां पर, और कॉन्सिलिएशन में एक तो वो अपना फैसला नहीं देता, और दूसरी बात, वो जो दोनों पार्टीज हैं उनकी म्यूचुअल कंसेंट से भी ज्यादा एक डॉक्यूमेंट देता है। कौन? वो रेफरी। उस डॉक्यूमेंट में होती है सजेशंस। ठीक है, सजेशन, जो कि सजेशन वो रेफरी जो है ना खुद अपनी भी लिखता है, और जज साहब ने भी उसको बताया होता है कि तुमने कोशिश करना कि इस मैटर को इस तरीके से सोल्व करने की कोशिश करना। ठीक है, तो कॉन्सिलिएशन में उसके पास एक रिकॉर्ड होता है, जो उस रिकॉर्ड के हिसाब से उस मैटर को डिसाइड कर रहा होता है। तो इस पे कुछ इलस्ट्रेशन से मैं उसको वो आपको दिखा देता हूँ, उससे आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। illustrations ना मैं कहूँ explanations। तो these are the explanations, difference between arbitration, mediation and conciliation। फर्क क्या है? आर्बिट्रेशन पे अगर हम आए, आर्बिट्रेटर मेक्स अ बाइंडिंग डिसीजन। जो मैंने आपको कहा कि जज की पावर होती है इसके पास, वो उसका जो फैसला है, ये जो अवार्ड दे देगा, फैसला दे देगा, इसी तरह है जिस तरह जज ने फैसला दिया और ये बाइंडिंग हो जाता है। मीडिएशन में ऐसा नहीं है। द मीडिएटर, जिसको हम रेफरी कहते हैं, फैसिलिटेट्स अ डिस्कशन, यानी उन दोनों पार्टीज को आपस में वो ये बता रहा होता है कि आप जो है ना इस तरीके से मसले को हल करें। दोनों पार्टीज को फैसिलिटेट कर रहा होता है इन डिस्कशन। ठीक है, उनको जो है ना एक अच्छा एनवायरनमेंट दे रहा होता है और दोनों पार्टीज को कॉम्प्रोमाइज करने की सलाह दे रहा होता है। डिसीजन इज मेड बाय द पार्टीज। डिसीजन पार्टीज ही बनाती हैं, और जब डिसीजन हो गया तो फिर ये मीडिएटर अपना अवार्ड देता है और कोर्ट को भेजता है फॉर द फाइनल वर्डिक्ट। कॉन्सिलिएशन में क्या होता है? कॉन्सिलिएशन में अब ये खुद सजेशंस दे रहा है, जिसको जिसको मैंने कहा कि डॉक्यूमेंट एक होगा, उसमें सजेशन लिखी होंगी। ठीक है, वो सजेशन खुद दे रहा है, बट द पार्टीज डिसाइड वेदर टू एक्सेप्ट देम और नॉट। ठीक है, अब बाइंडिंग नेचर पे आते हैं। आर्बिट्रेशन की जो आउटकम है वो बाइंडिंग है। मीडिएशन और कॉन्सिलिएशन का क्या हुआ? आउटकम्स आर नॉट बाइंडिंग, यानी वो रेफरी क्या कह रहा है उसकी इंपॉर्टेंस नहीं है। इंपॉर्टेंस किस चीज की है? एग्रीड अपॉन बाय द पार्टीज। जो पार्टीज एग्री करेंगी उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होगी।
लेकिन जब इन पार्टीज ने एग्री कर लिया तो फिर देगा रेफरी अपना अवार्ड उसी पार्टीज के एग्रीमेंट पर ही, उन्हीं चीजों पर, उन्हीं पॉइंट्स पर। और जब वो अवार्ड आ गया तो फिर उसकी बाइंडिंग इफेक्ट हो जाता है। फॉर्मेलिटी को अगर देखें तो आर्बिट्रेशन जो इट्स मोर फॉर्मल विद प्रोसीजर सिमिलर टू द कोर्ट। मीडिएशन में क्या है कि ये इनफॉर्मल है एंड फोकस्ड अपॉन ओपन डायलॉग। वो दोनों पार्टीज ओपन डायलॉग करेंगी और उन ओपन डायलॉग में कॉन्सिलिएशन सेमी फॉर्मल है और विद एक्टिव इन्वॉल्वमेंट फ्रॉम द कॉन्सिलिएटर। ये सेमी फॉर्मल है। सेमी फॉर्मल किस तरह है कि वो दोनों पार्टीज भी एक दूसरे से डिस्कशन करके अपनी पॉइंट्स दे रही हैं और कॉन्सिलिएटर खुद के पास भी एक डॉक्यूमेंट है जिसमें उसकी सजेशन है, जज की सजेशन है, दोनों सजेशन। ये सब चीजें जब मिलती हैं तो फिर जाके एक बाइंडिंग नेचर बनती है अवार्ड की। तो ये है एक डिफरेंस मीडिएशन में, आर्बिट्रेशन में और कॉन्स्टिलेशन। सर इसमें जो क्या कहते हैं, जो पॉइंट होते हैं वो कोर्ट ही करती है सबको, यानी आर्बिट्रेटर को भी मीडिएटर को भी, सबको, यानी कोर्ट ही सर वो करती है इसमें ऐसा पॉइंट। होगा कि फैसला जो है ना वो हो जाएगा, यानी फैसला वो जो रेफरी है वो देगा। वो चाहे वो अब टाइप जो भी हो, आर्बिट्रेशन हो या मीडिएशन या कॉन्सिलेशन हो, नहीं, ये टाइप कोर्ट की चाहे। पावर है पहले सुने सुने, भाई, मीडिएटर बनाए या जो मर्जी सुन बनाए। ले सुन ले। टाइप जो है ना वो जो भी हो, आर्बिट्रेशन या मीडिएशन या कॉन्सिलेशन, अवार्ड जो है ना वो रेफरी ही देगा। फैसला यानी रेफरी ही सुनाएगा। लेकिन फिर वो फैसला जाएगा कोर्ट के पास। उसकी बाइंडिंग इफेक्ट जो है ना वो तब बनेगा जब कोर्ट उसको डिक्री में कन्वर्ट कर देगी। जब तक डिक्री नहीं हुई है तो फिर वो उस फैसले का कोई जो है ना वो इम्पोर्टेंस नहीं है। तो यही आपका सवाल होगा शायद। मैं ये कह रहा था कि भाई कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, जैसे हम कहते हैं भाई हम किसी और से करवाना चाहते हैं दोनों पार्टीज, तो कोर्ट उसको आर्बिट्रेशन करेगी या मीडिएटर करेगी या कंसिलेशन करेगी, ये हाँ कोर्ट हाँ, की वो पावर है या हमारी पावर है? ये जो लिखा हुआ है टर्म कंसेंट ऑफ पार्टीज, तो पार्टी से सुना जाएगा, पूछा जाएगा कि आप एडीआर के कुछ किस मेथड को जो है ना वो सही। अडॉप्ट करना चाहते हो। और रेफरी जो होता है अडोप्ट, वो आर्बिट्रेशन में होता है या मीडिएशन में? नहीं नहीं, रेफरी रेफरी जो है ना उसको बताया जाएगा। जब पार्टी ने डिसाइड कर लिया तो कोर्ट जो है ना वो ढूंढेगी कि कौन से एडीआर के बंदे होते हैं। इसका पूरा एक चैनल बना हुआ है। तो एडीआर के बंदों को सही। ढूंढती है, उनमें से कौन सा जो है ना जो बंदा अच्छा हो वो बंदे को बुलाया जाएगा। वो वकील भी फेमस हो सकता है या कोई अच्छा प्रोफेसर भी हो सकता है, उसको बुलाया जाएगा। अगर दूसरी पार्टी उस पे जानिबदारी का इल्जाम लगाए फैसले के बाद, तो नहीं, कोई उसके फैसले के पास बाद, रेमेडीज हो सकती है? फैसले के बाद कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, इसी वजह से तो इनको ऑप्शन दिया जा रहा है कि ना आप जो है ना इन तीनों चीजों में से कोई एक चीज ढूंढें। कॉन्सिलिएशन, मीडिएशन। मीडिएशन अगर ढूंढ लें, आप मीडिएशन को सिलेक्ट कर लें। मीडिएशन में ऐसा होगा कि एक बंदा जो है ना अगर राजी ना हो तो हो ही नहीं सकता फैसला। कॉन्सिलिएशन में वैसा ही है। अच्छा, मीडिएशन और कॉन्सिलेशन ऐसे ही है, फिर आर्बिट्रेशन बाइंडिंग है। जी।